नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इशरत जहां एनकाउंटर केस के 9 साल बाद सीबीआई ने आज कहा है कि यह एनकाउंटर फर्जी था। सीबीआई ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी और सीबीआई के मुताबिक इशरत और उसके 3 साथियों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था और हत्या से पहले उन्हें बेहोशी की दवा भी दी गई थी। सीबीआई के मुताबिक मारे गए लोगों के पास मिले हथियार आईबी के दफ्तर से लाए गए थे। 15 जून 2004 को हुआ इशरत जहां का एनकाउंटर फर्जी था। गुजरात पुलिस ने इशरत के साथ 3 और लोगों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था, लेकिन यह दावा सीबीआई की निगाह में सरासर झूठा है। मारे जाने से पहले ये तमाम लोग पुलिस हिरासत में थे। इस फर्जी एनकाउंटर को आईबी की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में गुजरात पुलिस के 6 अफसरों के अलावा आईबी के 2 अफसरों को भी आरोपी बनाया है। सीबीआई ने यह भी कहा है कि मारने से पहले इशरत समेत 4 को बेहोशी की दवा दी गई थी। सीबीआई ने यह कहा है कि इशरत और जावेद को वासक टोल बूथ से उठाया गया था और ये जो पूरा एनकाउंटर था ये फर्जी था। कि आज की जो चार्जशीट है वहां तक उनके सामने एविडेंस नहीं आया है, लेकिन सीबीआई 173(8) का अपना इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो उनके सामने भी अपना वो इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू रखा है। उनको कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए सभी 4 लोग पहले से पुलिस कस्टडी में थे। अमजद 20 दिन पहले से पुलिस की कस्टडी में था, जबकि जावेद और इशरत 3 दिन पहले से पुलिस की कस्टडी में थे। चार्जशीट के मुताबिक इशरत के साथ मारे गए तीनों लोग आतंकवादी थे, लेकिन इशरत को लेकर अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं है कि वो आतंकवादी थी या नहीं। चर्चा ये भी थी कि सीबीआई इस केस में आईबी के तत्कालीन स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को आरोपी बना सकती है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है। आतंकी हमलाओं में, आतंकी एनकाउंटर्स में कांग्रेस पार्टी सियासत करना बंद करें, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की मामला है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में ये सीबीआई की पहली चार्जशीट है, लेकिन सीबीआई का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का विकल्प खुला है, यानी भविष्य में जरूरी होने पर सीबीआई इस केस में नए लोगों के नाम जोड़ सकती है। अहमदाबाद में हुई इस मुठभेड़ को सितंबर 2009 में ही अहमदाबाद के ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने फर्जी करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, इशरत के फर्जी एनकाउंटर में सिर्फ पुलिस अधिकारी ही शामिल थे या नेता भी? एनकाउंटर को अंजाम देने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों उछाला गया? क्या नरेंद्र मोदी का नाम लेकर हत्या को एनकाउंटर बनाया गया? इशरत जहां के फर्जी एनकाउंटर के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? और इशरत जहां एनकाउंटर केस की आड़ में राजनीति तो नहीं हो रही है? सीबीआई की पहली चार्जशीट ने इशरत जहां एनकाउंटर केस पर तमाम सवाल खड़े कर दिए और हमारा एजेंडा साफ है, इशरत एनकाउंटर का पूरा सच सामने आए। और मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PL पूनिया जुड़ चुके हैं। बीजेपी की वाणी त्रिपाठी हमारे साथ थोड़ी देर बाद होंगी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी भी, हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई मेरे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा इशरत के मामा रऊफ लाला और उनकी बहन मुसर्रत भी हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ अहमदाबाद में मौजूद है मेरे सहयोगी जनक दवे। जनक, फर्जी बताया है सीबीआई ने इस एनकाउंटर को, इशरत जहां एनकाउंटर को। तमाम प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। दिल्ली में बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार से कोई टिप्पणी? देखिए संदीप, इस मामले में सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस मामले में पहले भी देखा जाए तो अमित शाह का नाम उछाला गया, नरेंद्र मोदी का नाम उछाला गया। इसको लेकर पार्टी के भीतर भी काफी असमंजस की स्थिति बनी थी। हालांकि राजनीतिक साजिश का जिक्र इस चार्जशीट में नहीं किया गया है, ना ही अमित शाह का नाम इसमें लिखा गया है, पर कहीं ना कहीं इशारा जरूर किया गया है। क्योंकि सीबीआई की जो चार्जशीट को अगर देखें तो उसमें यह कहा गया कि राजेंद्र कुमार की लगातार बातचीत अमित शाह और बंजारा के साथ हो रही थी। तो एक फिलहाल भले ही नाम अमित शाह का नाम न लिखा हो, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट का एक दरवाजा खुला रखकर हो सकता है आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल साजिश थी कि नहीं, क्योंकि सीबीआई ये मानने को तैयार नहीं है कि एक होम मिनिस्टर जो स्टेट का हो उसको इस मामले की जानकारी न हो जब इतनी बड़ी मुठभेड़ होने वाली हो। तो और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी थे, खुला रखा है और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह राज्य मंत्री अमित शाह थे। तो क्या यह कहना सही होगा कि गुजरात सरकार इस वक्त सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ओर भी अपनी निगाहें टिकाए हुए है?
आप बिल्कुल कह सकते हैं संदीप। साथ में सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही बना हुआ है कि कुछ अधिकारी जो आरोपी बताए गए हैं उनमें से कई लोगों की टेस्टिमनी ऐसी है जो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, खासतौर पर गृह राज्य मंत्री अमित शाह के लिए उनकी तकलीफें बढ़ा सकती है। ऐसे में फिलहाल वेट एंड वॉच कह सकते हैं सरकार के लिए, क्योंकि वो टेस्टिमनी में किसने क्या कुछ कहा है ये चार्जशीट में जब सामने आएगा पूरी तरह से, उसके बाद ही सरकार अपना रुख कुछ क्लियर कर पाएगी। पर अभी की हालत ऐसी है कि कोई भी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। मुसर्रत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 9 साल से आप इंतजार कर रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, जो ये पहली चार्जशीट आज दाखिल की गई है, आपकी अब उम्मीदें बढ़ी हैं कि आपको इशरत को इंसाफ मिलेगा? जी, हम लोग की उम्मीद बढ़ी है। जाहिर सी बात है कि आज की चार्जशीट में कुछ ऑफिसर्स का नाम आया है और ये साबित हुआ है कि उन लोगों ने मेरी बहन का कत्ल किया है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोगों का तो नाम आया, लेकिन हम लोग इस ज्यादा खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम लोग की लड़ाई सिर्फ इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ कुछ को सजा मिले। हम लोग चाहते हैं जिसने भी मेरी बहन का कत्ल किया है, जो भी लोग शामिल है, चाहे वो कितने बड़े हो, चाहे वो कितने छोटे हो, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर, चाहे वो कोई हो, उन सबको सजा होनी चाहिए। सबको सजा होनी चाहिए। रऊफ साहब, लेकिन क्या इस बात का भी मलाल है कि चार्जशीट में ये साफ नहीं लिखा गया है कि इशरत जहां बिल्कुल मासूम थी, निर्दोष थी, या वो आतंकी थी? इस बात पर अभी भी पर्दा रखा गया है। इस बात का मलाल है क्या आपको? जी संदीप साहब, ये बात तो बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि हमको पूरा विश्वास था, जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही थी, कि ये इस चार्जशीट के अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी कि इशरत जहां जो है वो किसी टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग नहीं करती थी, कोई उसका कनेक्शन नहीं था, किसी आतंकवादी संगठन से या गतिविधियों से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहरहाल सीबीआई की खामोशी ये भी बहरहाल साबित करती है कि उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि इशरत का कोई टेररिस्ट लिंक था या किसी आतंकवादी संगठन से उनका कोई ताल्लुक था। देश के सामने मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो आज की चार्जशीट से क्लियर हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये भी उठता है कि इशरत क्या कर रही थी गुजरात में? मुंबई की रहने वाली लड़की गुजरात में क्या कर रही थी? संदीप साहब, हम ये डे 1 से ये बात हम कह रहे हैं। मैंने बार बार मीडिया के माध्यम से ये बात कहने की कोशिश की है कि हम ये कह रहे हैं कि इशरत गुजरात नहीं गई थी, बल्कि उसे गुजरात पिक करके, उससे किडनैप करके गुजरात ले जाया गया था। यही वजह है कि हमने इससे पहले भी मांग की थी कि इस दिशा के अंदर भी चौकसी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वो कौन लोग। आज की चार्जशीट के अंदर यह बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि वलसाड़ से जो है वो इशरत को उठाया गया था। लेकिन मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि आज नहीं कल ये बात भी बहुत जल्द देश के सामने आएगी कि उसे महाराष्ट्र से ही उठाया गया था और वलसाड़ छोड़ा गया, वलसाड़ से गुजरात के पुलिस वालों ने जो उसे आगे पहुंचाया। रऊफ साहब, बीजेपी वाले ये बात भी कह रहे हैं कि अगर इशरत जहां की और आपकी फैमिली के अगर थोड़े फाइनेंशियल्स को देखा जाए, लेन देन जो हुआ है, कितना पहले कैसी माली हालत थी और बाद में कैसी हो गई, इस बाबत भी सवाल उठाए जा रहे हैं। संदीप साहब, मैं समझता हूं कि जो जॉन्डिस का पेशेंट होता है उसको हर चीज पीली नजर आती है। इशरत की फैमिली पहले जो कंडीशन में थी और आज आप अपनी मीडिया, पूरी हिंदुस्तान की मीडिया वहां पर आ रही है, पूरे देश की मीडिया वहां आ रही है, आज भी जब वो उस घर को देखती है तो आज भी उस घर के अंदर मीडिया रिपोर्टर्स को भी जाने से पहले डर लगता है कि कहीं ये बिल्डिंग गिर ना पड़े। एक धोखादायक बिल्डिंग जिसका नोटिस लग चुका है, उस बिल्डिंग के अंदर आज भी इशरत की फैमिली रहती है। लाइट बिल पूरा नहीं भरा गया, उसकी वजह से जो है उनकी लाइट काट दी गई थी। एमएसईबी से रिक्वेस्ट करके कुछ पार्ट पेमेंट करवा के वो लाइट कुछ लोगों ने चालू करवाई है। आज भी ये हालत में वो जी रहे हैं। उनके भाई को कभी जॉब लगता है, कभी इसलिए हटा देते हैं लोग कि ये इशरत का भाई है इसलिए। आज इस कंडीशन के अंदर एक 1 BHK के छोटे से रूम के अंदर चौथे मंजिले पे, जिस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, जहां छत रस्ते रहती है, जहां कंटिन्यू उनके घर में पानी गिरता रहता है, आज भी इस हालत के अंदर इशरत की फैमिली रहती है। मुसर्रत, क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनीति हो रही है? आपकी बहन, अब तो ये साफ हो गया है, वो कोई मुठभेड़ नहीं थी, वो तो बाकायदा एक कत्ल था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, उस पर राजनीति हो रही है।
देखिए, राजनीति हो रही है ये हम कह सकते हैं, लेकिन मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम लोग की फैमिली सिर्फ इतना चाहती हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, चाहे वो किसी भी जरिए, चाहे जरिया कुछ भी बने। राजदीप भी हमारे साथ है। राजदीप, अब ये चार्जशीट दाखिल हो गई है, एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया है, आप इसे किस तरीके से आप इसे देखेंगे? क्या सच सामने आ रहा है या दरअसल इस पहली चार्जशीट के जरिए जितना बताया जा रहा है शायद उससे ज्यादा छिपाया भी जा रहा है? हालांकि हमें यह नहीं भूलना होगा कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल होनी। बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि ये जो चार्जशीट है वो इस समय इनकम्प्लीट है। ये पूरी तरह से लोगों के सामने सच्चाई नहीं लाई गई है। आप इस चार्जशीट में कह रहे हैं कि 8 पुलिस अफसर ने इशरत पर गोली चलाई, लेकिन क्या इन 8 पुलिस अफसर ने ही ये पूरी साजिश रची? इसमें आईबी का रोल है या नहीं? इसमें क्या कोई पॉलिटिकल रोल है या नहीं? क्या वाकई इशरत का कोई लेना देना है लश्कर के साथ या नहीं? इन सब मुद्दों पर एक तरह से सीबीआई इस समय इस चार्जशीट में कुछ कहना नहीं चाहती। तो मुझे लगता है ये चार्जशीट इनकम्प्लीट है, और क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये पूरी तरह से नहीं दी गई है कोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से किया नहीं गया है, इसीलिए राजनीति खेली जा रही है। क्योंकि जब तक आप एक बात साफ नहीं करेंगे कि क्या हुआ, कि क्या केवल इन 8 पुलिस अफसर ने ये पूरा ऑपरेशन करवाया, इसके पीछे और किसी का हाथ है क्या, इसके पीछे कोई आईबी का हाथ है, पॉलिटिकल राज है, तब तक आप इस राजनीतिक जो एक तरह से जो खींचतान हो रही है उसमें फंस जाएंगे। और उसकी वजह से मुझे लगता है संदीप, कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो लोगों के सामने नहीं आ रही है, केवल राजनीति की बूंद नजर आ रही है। राजनीति पर हम आएंगे, लेकिन पहले जो और पेंच हैं राजदीप, एक एक करके पेंच अगर हम खोलने की कोशिश करें। आईबी और गुजरात पुलिस का ये एक संयुक्त अभियान था, इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्र सरकार ने भी माना है बाकायदा अपने हलफनामे में, 2007 के हलफनामे में भी, 2009 के हलफनामे में भी। ऐसे में पहली चार्जशीट सीबीआई दाखिल कर रही है और उसमें आईबी के अफसरान का नाम नहीं है, खास स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का। थोड़ा अचरज होता है। नहीं, लेकिन इस चार्जशीट में यह कहा जाता है कि ये जो वेपन्स मिले, ये जो AK-47 मिले, वो राजेंद्र कुमार ने उन्हें सप्लाई किए, और ये कहा जाता है कि या आईबी ने सप्लाई किए, और यही जो वेपन्स हैं वो इशरत के बॉडी के नजदीक रखे गए, यानी फेक एक एनकाउंटर दिखाने के लिए। यह भी कहा जाता है कि वंजारा जो अरेस्ट हुए हैं, कई साल से जेल में हैं, वो लगातार संपर्क में थे राजेंद्र कुमार से। और अगर आप वंजारा को अरेस्ट कर रहे हैं, वंजारा को आरोपी बता रहे हैं, तो क्या दबाव था जिसकी वजह से आप इशारा दे रहे हैं राजेंद्र कुमार की तरफ, लेकिन आप राजेंद्र कुमार के खिलाफ आप एफआईआर या अरेस्ट उन्हें नहीं करना चाहते? सवाल यह भी है। और यहां आता है राजनीतिक सवाल, क्या कहीं ना कहीं सीबीआई पर दबाव है कि आप सीनियर डायरेक्टर जो आईबी के हैं उन पर आप अगर कार्रवाई करें तो एक तरह से एक राजनीतिक एक वॉल्केनो इरप्ट होगा, जिसकी वजह से केस जो है वो कमजोर होगा। तो मुझे लगता है यही वजह है कि राजेंद्र कुमार को इशारों ही इशारों में आपने कहा है कि वो साजिश में कहीं ना कहीं शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद आपने राजेंद्र कुमार का नाम अक्यूज के लिस्ट में नहीं रखा है। पीएल पुनिया साहब, आप खुद नौकरशाह रहे हैं, सीधा सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह सीबीआई पर केंद्र सरकार का दबाव था कि इस तरह की चार्जशीट, पहली चार्जशीट सामने आई है? देखिए, एक चार्जशीट तो आई है और फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आएगी। राजेंद्र कुमार के बारे में बात कही जा रही है, तो मैं समझता हूं कि मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई हैं उसमें साफ, हाँ अरे यार बीच में क्यों बोल रहे हैं, तो जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया के माध्यम से कि सीबीआई ने, आईबी ने राजेंद्र कुमार के फेवर में कहा कि नहीं, इसका कोई दोष नहीं बनता, इसके आरोप नहीं बनते, तो इसलिए इसको ना रखा जाए, उन्होंने सहमति अपनी नहीं दी है। और सीबीआई मैं समझता हूं कि राजेंद्र कुमार के 31 जुलाई को रिटायर होने का इंतजार कर रही है। रिटायर होने के बाद फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट और आनी है, अनेक पहलुओं पर विचार किया जाना है, पॉलिटिकल लिंकेज है कि नहीं है, और अधिकारी इसके साथ में इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, इस सब के बारे में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट आनी है। तो मैं समझता हूं कि सीबीआई ने
जो गुजरात हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर एसआईटी जिन्होंने बनाया, उसके आधार पर उन्होंने पाया कि इनकाउंटर फर्जी है, और ये फर्जी इनकाउंटर के आधार पर जो तथ्य आए, तो जांच करने के बाद ये चार्जशीट फाइल हुई है। मैं समझता हूं कि इशरत जहां, जो कि केवल 19 साल की लड़की थी, मासूम लड़की थी, उसके साथ न्याय करने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी उसमें और कोई राजनीतिक, क्योंकि ये बहुत मीडिया के माध्यम से स्पष्ट आया है कि बंजारा, राजेंद्र कुमार और अमित शाह, उनके बीच में अनेक बार बात हुई है। 38 बार बात हुई है, 11 जून से 15 जून के बीच 38 बार बातचीत हुई है। 38 बार बात हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं तो संज्ञान लेना पड़ेगा। सीबीआई को भी इसका हिसाब देना पड़ेगा कि जब वो बात हुई है, वो अपराधी की श्रेणी में क्यों नहीं आ सकते, वो उनको एक सप्लीमेंट्री। आप सीधे सीधे उंगली उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी नाम होना चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं पूनिया साहब? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो एविडेंस सामने आया है, जो आपके माध्यम से आप ही ने जो मुझे बताया है कि 38 बार उनकी बात हुई है, तो क्या कोई राजी खुशी के बारे में बात की थी, क्या मौसम कैसा है इसके बारे में बात हुई थी, उसी दौरान में जो बात हुई है उसके बारे में कुछ न कुछ तो हिसाब देना होगा। पर सच्चाई ये भी है पूनिया साहब कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के मातहत काम करता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि नहीं, गुजरात सरकार ने एक केंद्रीय संस्था को अपने हिसाब से काम करवाने के लिए मजबूर कर दिया? देखिए, ये 2004 का मामला है, जून 2004 का, और उस समय क्या परिस्थितियां थी आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। मैं इसके बारे में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। नहीं पूनिया साहब, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, ताकि मेरे दर्शक भी ये बात समझ सकें, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि 22 मई 2004 को यूपीए 1 की सरकार बन गई थी और इशरत जहां का ये फर्जी एनकाउंटर हुआ 15 जून 2004 को, 15 जून की सुबह। उस वक्त केंद्र में आपकी सरकार थी, यूपीए सत्ता पर काबिज थी। देखिए, मैं इसके बारे में बहुत खुलासा नहीं करना चाहता, ज्यादा विस्तार से बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये जान लीजिए, अगर मई में यूपीए सरकार बन गई और 15 जून का ये मामला है, 15-20 दिन के अंदर जो पहले सरकार का ही जो प्रभाव था, जो अधिकारी थे, उनसे मिली भगत के कारण ये सब पूरा हो सकता है। मेरा अंदाज है कि हो सकता है, लेकिन सीबीआई मैं समझता हूं कि जो कि हाईकोर्ट के सीधे डायरेक्शन में काम कर रही है, जो एसआईटी गठित की, उसके आधार पर जो निष्कर्ष सामने आए उसमें बात कर रही है, तो न्यायालय में समक्ष रखा जाएगा। तो हाईकोर्ट भी उसे मॉनिटर कर रहा है। और मैं समझता हूं कि जो पहले जो तवांग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे अहमदाबाद के, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि किस तरह से जो आर्म्स जो रिकवरी दिखाई गई वो फर्जी प्लांट किया गया, वहां पर मौके पर कहीं भी गोली के निशान नहीं हो जाए। चलिए, वो बात तो मैं समझ गया। मैं अभी राजनीतिक पहलू पर आ रहा हूं, और राजदीप, जो पूनिया साहब तर्क दे रहे हैं, आप इत्तेफाक रखेंगे, और खास हमें यह ध्यान देना होगा कि 15 जून 2004 को केंद्र में यूपीए की सरकार थी। राजदीप जी, एक बार फिर अगर आप सवाल पूछेंगे। मैं जो तर्क दे रहे हैं राजदीप पूनिया साहब, और यहां पर राजनीतिक पहलू क्योंकि हावी होगा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी ये सवाल उठेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि आईबी केंद्र सरकार के मातहत काम करती है जी, गृह मंत्रालय से वो डायरेक्शंस लेती है, और 15 जून 2004 को यूपीए की सरकार थी। हालांकि पूनिया साहब कह रहे हैं कि नहीं, 22 मई को हम सत्ता पर काबिज हुए, 10-20 दिन में ऐसे कोई पॉलिसी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाते हैं, पुरानी सरकार के दिशा निर्देश शायद लागू थे। नहीं, देखिए, 3 बातें। एक तो मैं आपको बता दूं, और यही तो यूपीए सरकार को भी एक तरह से जवाब देना पड़ेगा। 2006 में जब गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, तब एक एफिडेविट क्लियर होती है एट लेवल ऑफ होम सेक्रेटरी डुग्गल के लेवल पर करती है, जो गुजरात हाई कोर्ट में अगस्त 2009 में फाइल होती है, जिसमें कहा जाता है कि इशरत और उसके जो एसोसिएट्स थे वो लश्कर से जुड़े हुए थे। उसके बाद एक तरह से एनआईए ने एक हेडली, जो डेविड हेडली, जो लश्कर के टेररिस्ट थे, उनका एक कोटेशन दिया कि इंटरोगेशन में यह पता चला है कि इशरत वो लश्कर से जुड़ी हुई थी। यूनियन होम सेक्रेटरी जो जीके पिल्ले थे, उन्होंने भी कहा कि इशरत जो थी वो लश्कर की ऑपरेटिव थी। फरवरी 2013 में आईबी के चीफ जो है आसिफ इब्राहिम, वो एक चिट्ठी लिखते हैं जहां वो कहते हैं लश्कर की ऑपरेटिव थी। एक फोन टैप कॉन्वर्सेशन भी सरकार के सामने रखती है। तो मेरा यह सवाल है
कि इतने सालों तक फिर सरकार इस दिशा में क्यों जा रही थी और अब एक नई दिशा में सीबीआई क्यों जा रही है। एक एजेंसी गृह मंत्रालय बार बार कहती है कि इशरत जो थी वो लश्कर से जुड़ी हुई थी, आज वही सीबीआई कह रही है कि इस पर उन्होंने चुप्पी साधी है और कहीं ना कहीं कहा है कि इशरत को किडनैप किया गया वलसाड से। तो एक ही सरकार है लेकिन दो एजेंसी अलग अलग बयान दे रहे हैं। इससे भी राजनीति शुरू होती है संदीप, क्योंकि सवाल यह है कि सच्चाई लोगों के सामने नहीं आती क्योंकि पक्षपात हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है और यही वजह है कि इशरत हो सकता है बेकसूर थी और बिल्कुल एक फेक एनकाउंटर में मारा गया, या हो सकता है कहीं ना कहीं उनके आतंकवादी गुट के साथ संबंध हुए और उसमें वो फंस गई। लेकिन सच्चाई कैसे आएगी जब सरकार के दो एजेंसी आईबी और सीबीआई जिसमें वरिष्ठ पुलिस अफसर हैं वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अपने अपने पॉलिटिकल राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग बयान देती रहती है। शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद भाई, जो ये राजनीतिक पहलू है, क्या सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इसे नजरअंदाज किया है जिसके चलते अब कि भाई राजनीतिक पक्षपात हो रहा है, इस तरह के आरोप लगने लगेंगे और लगने शुरू हो गए? देखिए, सीबीआई जो है वो हाईकोर्ट के आदेश अनुसार काम कर रही है और आदेश ये था कि ये बताओ कि ये फर्जी एनकाउंटर है या नहीं। इसमें नहीं जाना कि इशरत या उसके साथी आतंकवादी थे या नहीं, ये दोनों अलग सवाल हैं। कसाब जो है वो लश्कर का आदमी था, कसाब आया हिंदुस्तान में, तो क्या इसका मतलब था कि अरेस्ट करने के बाद उसका एनकाउंटर कर दें हम? क्या हम इंदिरा गांधी के मर्डरर्स का एनकाउंटर कर दें, क्या वो जस्टिफाई होगा? क्या राजीव गांधी के मर्डरर्स का एनकाउंटर कर दें, वो जस्टिफाई होगा? तो दो अलग सवाल हैं। इस देश में हम संविधान के तहत चलते हैं, इसीलिए हम पाकिस्तान नहीं है, हम तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में अगर आप इस तरह के एनकाउंटर करेंगे, चाहे वो टेररिस्ट है कि नहीं है, वो एक अलग सवाल है। हालांकि ये भी स्टैब्लिश होता है इस सारे जो मामला सामने आ रहा है कि न तो वो इन लोगों के साथ थी, न एक जगह से पकड़ा गया, न उसके हथियार थे, हथियार भी रखे गए, तो वो टेररिस्ट थी। लेकिन थी कि नहीं थी, इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन ये एक अलग सवाल है। बुनियादी सवाल यह है कि आप किसी को भी पकड़कर उसका एनकाउंटर कर देंगे। वो पहला एनकाउंटर नहीं है, ये लगातार एनकाउंटर हुए हैं और इसी सवाल पे हुए हैं जी। तो यहां पे इसलिए मीडिया से मैं कहूंगा कि मीडिया को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मीडिया को जो बता दिया जाता है, मीडिया उसको क्यों हजम कर लेता है? ये सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम, पुलिस का काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन। मीडिया का पहली जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेट करना। सवाल उठा रहे हैं शाहिद भाई आप यहां पर, मीडिया ने किया है पहली आप अहम सवाल उठा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश करना था ये एनकाउंटर फर्जी था कि नहीं था। एनकाउंटर फर्जी है, अपनी पहली चार्जशीट में सीबीआई ये बात कह रही है। लेकिन राजनीतिक पहलू इसलिए जरूरी हो जाता है कि क्या 8 अफसर या चंद अफसर, चाहे वो आईबी के हों या सीबीआई के हों, बिना किसी के दिशा निर्देश के, बिना किसी के कहे ऐसे एनकाउंटर को अंजाम देंगे? क्यों देंगे अंजाम? क्या इसके पीछे जो लोग हो सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करना जरूरी नहीं हो जाता? ब्रेक के बाद चर्चा जारी।